जब कुदरत अपना असली रूप दिखाती है तो इंसान की रूह कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था 3 अमेरिकन सैनिकों के साथ। जब ये लोग अपना मिशन पूरा करके वापस लौट रहे थे तब इनके पायलट को रास्ते में नींद आ गई। जब पायलट की आंख खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये तीनों विशाल समुद्र में खो चुके थे। उनका फ्यूल भी अब खत्म होने लगा था। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय समुद्र में क्रैश होने के। अब जिंदगी और मौत के बीच एक जंग शुरू हो गई। इस कहानी को चाहे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहे या मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना, लेकिन इसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी की शुरुआत होती है सन 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर मिलिट्री बेस पर अटैक किया और इस अटैक के बाद अमेरिका किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था। इसलिए यूएस ने साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद जापानी पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए कुछ टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भेजा। इन्हीं में से एक एयरक्राफ्ट ऐसा होता है जिसके अंदर 3 लोग बैठे होते हैं, पायलट हैरोल्ड, बॉम्बडियर यानी बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और रेडियो मैन जीन। जब ये अपना मिशन पूरा करके वापस आ रहे होते हैं तब किसी कारण से वे लोग रास्ता भटक जाते हैं। इनका फ्यूल टैंक भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। जीन लगातार रेडियो से संपर्क करके रास्ता जानने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी उसे रेडियो से जापानीज आवाज सुनाई देती है। हड़बड़ाहट में जिन रेडियो का तार निकाल देता है और मोर्स कोड के जरिए उनकी लोकेशन का इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। लगातार कम होते फ्यूल को देखकर उनका पायलट हैरोल्ड जिन को रेडियो से एक बार फिर से कोशिश करने के लिए कहता है। जिन तार लगाकर संपर्क जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हैरोल्ड के पास अब फ्यूल की कमी के कारण समुद्र में लैंड करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। वो एक लाइफ बोट को नीचे ड्रॉप करता है और जैसे तैसे अपना प्लेन लैंड कराता है। खराब लैंडिंग के कारण प्लेन डैमेज हो जाता है और डूबने लगता है। हैरोल्ड तो वहां से निकल जाता है, मगर टोनी और जीन की सीट बेल्ट नहीं खुलती और वे लोग प्लेन के साथ डूबने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों प्लेन के साथ डूब जाते उनकी बेल्ट खुल जाती है और वे दोनों ऊपर आ जाते हैं। तब ये तीनों उस लाइफ बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन इनके पास ना तो खाना था और ना ही पानी। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ मौजूद था, लेकिन क्योंकि अब प्लेन डूब चुका था तो इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब साउथ पैसिफिक के इस विशाल समंदर में जिसका अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, वहाँ ये तीनों फंस चुके थे। लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि जल्दी ही यहाँ पर यूएस नेवी आएगी और इन तीनों को यहाँ से बचाकर ले जाएगी, और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान में यूएस नेवी का एक एयरक्राफ्ट दिखता है। इनका चीफ कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो ताकि ऊपर से वो पैराशूट को देख सके, क्योंकि इनकी बोट बहुत छोटी होती है और इतनी ऊंचाई से बोट को देखा नहीं जा सकता। मगर उनका पैराशूट उनके एयरक्राफ्ट में था जो कि पानी में डूब चुका है। वे लोग अपनी जैकेट निकालकर उसे जोर जोर से घुमाते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन वो प्लेन वहां से जाने लगता है। जीन कहता है कि वो इस विशाल समुद्र में हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर हमें मदद नहीं मिली तो हम मारे जाएंगे। हैरोल्ड कहता है कि वो बार बार एक ही जगह पर हमें ढूंढने नहीं आएंगे, यानी कि हमें खुद ही किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कहीं न कहीं हैरोल्ड, जो कि इन सबका सीनियर है, वो जानता है कि वे सब यहाँ पर फंस चुके हैं। वो सबको कहता है कि अपने जूते उतार दो क्योंकि ये सफर बहुत लंबा होने वाला है, और वे तीनों अपने जूते निकाल देते हैं। इनकी लाइफ बोट इतनी छोटी होती है कि उसमें कोई सामान रखने की भी जगह नहीं होती। इसलिए हैरोल्ड उनसे कहता है कि तुम दोनों अपने जूते समंदर में फेंक दो और सिर्फ मैं अपने जूते रखूंगा, ताकि अगर हमें जमीन मिले तो हम में से किसी को आगे चलकर जाना होगा और उसमें जूते हमारे काम आएंगे। और इस तरह इनका पहला दिन समुद्र में बिना पानी और खाने के निकल जाता है। अब रात में इनके सामने एक नई समस्या होती है। दरअसल बोट बहुत छोटी होती है, उसमें इतनी जगह नहीं होती कि वे तीनों आराम से सो सके। इसलिए वो एक एक करके बारी बारी सोते हैं। रात को इनका चीफ, जिसका नाम हैरोल्ड है, वो बोलता है कि क्या किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन उसकी बात को सुनकर उसकी ओर हैरानी से देखते हैं, और इसके बाद हैरोल्ड अपने जूते के अंदर यूरिन करता है और उसके बाद वो उसे पी जाता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर पानी का मिलना इतना आसान नहीं है। अगली सुबह हैरोल्ड इन्हें बताता है कि मेरे हिसाब से हम हवाई शहर की ओर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से लगभग 1900 माइल्स दूर है। हमारे पीछे साउथ अमेरिका है, जो कि यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। हैरोल्ड एक पायलट है, इसीलिए उसे जगहों की दिशाओं का अच्छा अंदाजा होता है। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो कुछ ही हफ्तों में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर टोनी और जीन दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो उससे पहले ही हम भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे। जीन बोलता है
कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, हमें कुछ तो करना होगा। जीन एक बंदूक की मैगजीन से स्प्रिंग निकालकर उसे मछली पकड़ने वाला कांटा बनाता है और उस कांटे को पानी में डालता है और तभी उसके कांटे में कुछ फंस जाता है। वे उसे खींचने की कोशिश करते हैं और जब वे लोग जोर लगाते हैं तो उनकी रस्सी टूट जाती है। जीन कहता है कि शायद पानी में कोई हमसे भी ज़्यादा भूखा है। हालांकि वे लोग समंदर में है, पानी के बीचों बीच, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जीन पानी में कूद जाता है। वो कहता है कि उससे अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके पीछे पीछे टोनी भी कूदने लगता है, लेकिन हैरोल्ड उसे रोक लेता है और जीन को भी जल्दी से बोट पर आने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सुना था कि इस इलाके में शार्क है। जीन ये बात सुनकर जल्दी से बोट पर आ जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें बोट पर फंसे हुए 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिनों से उन्होंने ना पानी की एक घूंट पी और ना ही खाने का एक निवाला खाया, जिसकी वजह से ये तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं। टोनी को प्यास बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वह समुद्र का पानी पीने लगता है, मगर हैरोल्ड उसे बताता है कि इससे तुम्हारी प्यास मिटेगी नहीं बल्कि उल्टा बढ़ जाएगी। दरअसल इन सबका यहाँ पर फंसने का सबसे बड़ा कारण हैरोल्ड ही होता है, जो कि इनका पायलट है। वो लोग वेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं और वो जीन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, और रेडियो पर जीन को बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट में जाना है। इसी वजह से वे लोग रास्ता खो देते हैं। अब बैठे बैठे हैरोल्ड को अचानक याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल थी। हैरोल्ड अपने जेब से पेंसिल निकालता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हैरोल्ड उन दोनों को बताता है कि इसकी मदद से हम एक चार्ट बना सकते हैं ताकि हम पता कर सके कि इस समय हम कहाँ हैं और हमें किस तरफ जाना चाहिए। वो अपनी लाइफ जैकेट को निकालकर उस पर मैप बनाने लगता है और चार्ट बनाने के बाद उसे अपनी स्थिति का पता चलता है। वो कहता है कि हमें अपनी बोट हवा के साथ बहने से रोकना होगा। इसके लिए वो लाइफ जैकेट से और उनके पास जो सामान होता है उससे एक लंगर बनाते हैं और उस लंगर को पानी में डाल देते हैं, जिससे वो बोट एक जगह स्टेबल हो जाती है। और हवा जब इनके मुताबिक सही दिशा में बहती है तो वे लोग उस लंगर को बाहर निकाल देते हैं ताकि हवा के साथ सही दिशा में आगे बढ़ सके। फिर वे लोग भगवान से प्रार्थना करके अपने लिए कुछ मांगते हैं। जीन मांगता है कि समुद्र में सभी बोट्स की रक्षा करना और टोनी मांगता है कि बस बारिश हो जाए ताकि वे लोग अपनी प्यास मिटा पाए, मगर बारिश नहीं होती, जिसके कारण वो निराश होकर बैठ जाता है। उसी रात जब वे लोग सो रहे होते हैं तभी अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है और इतने दिनों के बाद पानी पीकर उन्हें बहुत राहत मिलती है। अगले दिन सुबह जीन बैठकर मछली पकड़ने का काम कर रहा होता है, मगर उसे एक भी मछली नहीं मिली। हैरोल्ड उससे कहता है कि तुमसे ज़्यादा पेशेंस वाला मछुआरा मैंने आज तक नहीं देखा, जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन जीन अब खुद भी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो अपनी जेब से चाकू निकालता है। हैरोल्ड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस चाकू को हमेशा अपनी जेब में रखना, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जो हमारी इस राफ्ट में छेद कर सकती है। लेकिन जीन उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही उसे पानी में एक मछली दिखती है वो उस पर वार करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने राफ्ट को चाकू मार दिया है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने शायद गलती से राफ्ट को चाकू मार दिया है। हैरोल्ड बोलता है कि उस चाकू को बाहर मत निकालना, क्योंकि अगर उसने चाकू को बाहर निकाल दिया तो राफ्ट के अंदर पानी भर जाएगा और जिसकी वजह से वे लोग डूब जाएंगे। लेकिन तभी जीन देखता है कि उसने चाकू एक शार्क मछली के बच्चे को मारा है और वे लोग उसे राफ्ट के ऊपर खींच लेते हैं। इसके बाद वे लोग मिलकर उस शार्क के बच्चे को मार देते हैं और उसके पेट से कई सारी छोटी मछलियां भी निकलती हैं और इस तरह पूरे 1 हफ्ते बाद इन्हें कुछ खाने के लिए मिलता है, जिससे उन्हें थोड़ी सी ताकत मिलती है। मगर कुछ देर बाद उनके राफ्ट के चारों ओर शार्क घूमने लगती है। दरअसल जब उन्होंने शार्क के बच्चे को मारा तब उसका थोड़ा सा खून पानी में गिर गया और उसी को सूंघते हुए शार्क राफ्ट की ओर आने लगे। लेकिन कुछ देर बाद वो सारे शार्क वापस चले जाते हैं। वे तीनों अब खाना भी खा चुके थे, बरसात का पानी भी पी चुके थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए धीरे धीरे वे लोग फिर से कमजोर होने लगे। एक रात जब जीन पानी में हाथ डालकर बैठा होता है तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। अगली सुबह जीन देखता है कि उसके सामने कोई आइलैंड है। ये देखकर वो अपने बाकी साथियों को भी दिखाता है, पर उसके साथी उसे जवाब देते हैं कि सामने कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं। इसी तरह करीब 15 दिन गुजर जाते हैं
फिर एक दिन जब हैरोल्ड सुबह उठता है तो वो देखता है कि जीन और टोनी दोनों में से कोई जगा हुआ नहीं है। वो दोनों ही सो रहे होते हैं, जबकि उन्होंने जाग कर बारी बारी पहरा देने के लिए तय किया था ताकि हवा की दिशा उन्हें पता रहे और उसके साथ ही वे सही दिशा में आगे बढ़ सके। हैरोल्ड उन दोनों को उठाकर उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जीन कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, हम पर चिल्लाना बंद करो, तुमने ही ध्यान नहीं दिया होगा जिसकी वजह से हम यहाँ पर भटक गए हैं। ये सुनकर हैरोल्ड को याद आता है कि वो एयरक्राफ्ट चलाते वक्त कुछ सेकंड्स के लिए सो गया था, जिस वजह से वे बहुत दूर चले गए और रास्ता भटक गए। ये याद आने के बाद हैरोल्ड उन दोनों से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम लोग भी यहाँ पर फंस गए। अब कुछ दिन बीतते हैं और उन्हें फिर से भूख लगने लगती है। तभी जीन देखता है कि उनकी बोट पर एक पक्षी बैठा हुआ है। वो एक गन की मदद से उस पक्षी को शूट कर देता है, लेकिन वो पक्षी गोली लगने की वजह से समंदर में गिर जाता है। अब हैरोल्ड उस पक्षी को वापस लाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। तभी एक शार्क उसके पीछे लग जाती है। वो जल्दी से उस पक्षी को लेकर वापस अपनी राफ्ट में आकर बैठ जाता है और शार्क उसके बोट के नीचे से निकल जाती है। उनके उस शार्क के बच्चे को खाए हुए 10 दिन हो चुके थे, लेकिन अब उनके पास एक बार फिर से खाना होता है। जैसे जैसे वो इस वीरान समुद्र में दिन गुजारते गए, वैसे वैसे वो अपनी दिमागी हालत को खोते जा रहे थे। सभी को अजीब अजीब से सपने आने लगे। इसी तरह से देखते ही देखते 30 दिन गुजर जाते हैं। इन 30 दिनों में उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि बोलने तक की ताकत उनमें नहीं बचती। ठीक उसी रात फिर से बारिश होती है और फिर से उन्हें पानी पीने के लिए मिलता है, लेकिन ये बारिश अपने साथ एक बहुत बड़ा तूफान लेके आती है। इस तूफान में उनकी बोट पलट जाती है, मगर जैसे तैसे वो उसे सीधा करके उसमें बैठ जाते हैं और किसी तरह वो इस भयानक तूफान से बच निकलते हैं। रात भर तूफान से लड़ने के कारण वे लोग इतना थक चुके थे कि वो बोट पर किसी जिंदा लाश की तरह पड़े होते हैं और अपने घर परिवार को याद करने लगते हैं। टोनी उठकर उनसे कहता है कि इतना दूर आकर मैं अब इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। वह अपने हाथ की मदद से ही बोट को चलाने की कोशिश में लग जाता है। उसे देखकर जिन और हैरोल्ड भी पानी में हाथ डालकर बोट को चलाने लगते हैं, लेकिन चाहे वो अपने आप को कितना भी मोटिवेट क्यों न कर ले, मगर इनके शरीर में अब बिल्कुल एनर्जी नहीं होती और 34 दिन के बाद अब ये पूरी तरह से बेहाल हो चुके हैं। तब टोनी कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने एक बहुत बड़ा हरा खेत देखा। हैरोल्ड उससे कहता है कि मैं ये सपना 2 बार देख चुका हूँ। इसके बाद हैरोल्ड अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा समुद्र का पानी पीने लगता है, क्योंकि अब उसने मान लिया था कि वे लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते। और तभी उसके सामने लेटा हुआ जिन कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा हरा दिख रहा है। और जब वे तीनों उठकर देखते हैं तो सामने एक आइलैंड होता है। इस आइलैंड को देखकर उनमें एक बार फिर से जीने की उम्मीद आ जाती है। वे तीनों मिलकर नाव को आइलैंड की तरफ ले जाने की कोशिश में लग जाते हैं। कुछ घंटों की कोशिश के बाद वे लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। करीब 34 दिनों के बाद उन्हें एक सूखी जमीन नसीब हुई। उस आइलैंड पर दूर तक जाने के बाद उन्हें कुछ झोपड़ियां नजर आई। वो तीनों उन झोपड़ियों में चले जाते हैं और इस तरह मुश्किल भरे सफर को खत्म करके वे तीनों 20 फरवरी 1942 को इस पुका पुका नाम के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों के लिए भले ही सफर मुश्किलों भरा रहा, लेकिन ये हमें कुछ सीख दे गए। चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही जीने की आस छोड़नी चाहिए। कुछ इसी तरह की कहानी एरन रॉल्स्टन की भी है। जब वो अकेले ही अमेरिका की गहरी घाटियों में फंस गया, उसका हाथ एक भारी चट्टान के नीचे दब चुका था और वो वहाँ पूरे 127 घंटे तक मौत और जिंदगी के बीच लड़ता रहा। भूख प्यास उसे मौत के और करीब धकेल रही थी और आखिरकार जिंदा बचने के लिए उसे वो कदम उठाना पड़ा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एरन ने वहाँ से निकलने के लिए क्या किया, तो आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसे देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।